हमने क्या क्या देखा था, इसका एक रिकैप करते हैं। हमने देखा था इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या होता है, अब मतलब आप कौन से फैक्टर्स देखते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर, क्या क्या स्टडी करते हो, और उसके साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ये सब देखने के बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखना शुरू कर दिया था। उसमें एक था जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट आप सैक्रिफाइस कर देते हो, जिसका वैल्यू, तो मतलब यहाँ लेक्चर को आने के लिए आ जाओ, अगर आपने अपनी नींद सैक्रिफाइस की है तो जो नींद का वैल्यू रहेगा, कॉस्ट रहेगा, उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलोगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ऐसे ही आगे जाकर थोड़े थोड़े कंसेप्ट है जो आपको मैं बताने वाली हूँ, सो दैट आगे जो लेसन्स आएंगे हमें वो टैकल करने के लिए इजी हो। अभी जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ और उसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, आपको मुझे बताना है। ओके, आपको मुझे अपफ्रंट आके बताना है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप फिर से बताओ। मैं कितनी भी बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड। okay, let's see the second concept, that is a incremental concept. okay, समझ में आ रहा है pronunciation, it's a incremental concept. The incremental concept is probably the most important concept in economics. बहुत ही important है। It's certainly the most frequently used in managerial economics. तो बहुत ज्यादा बार use होती है managerial economics में, मतलब business economics में। Incremental concept is closely related with marginal cost and marginal revenues in the economic theory or of the economic theory. अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यूज क्या होता है, तो मार्जिनल का मीनिंग ये ऐसा होता है, इसका मतलब होता है एडिशनल। तो जैसे कि आपके पास 5 एप्पल रखे हैं, तो 5 एप्पल्स खाने वाले हो आप, तुम्हें 5 सफरचंद खाना रहा। ओके, पहले खाया एक, आपको लगा अरे यार इसको हम 10 पॉइंट देते हैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ओके, सो दैट इज अ 10 पॉइंट फॉर 1 एप्पल। दूसरा खाया, अब जो कि हमने पहले वाला खा लिया है, दूसरा खाने के बाद हमें ऐसा लगेगा ओके मैं इसको 9 पॉइंट देता हूँ, तो एडिशनल दूसरा एप्पल का कितने मार्क मिले, 9 मार्क्स मिले। ओके, उसके बाद थर्ड खाया तो आपको लगता है ओके इट्स गुड, बट क्योंकि मैंने 2 खाए हैं मैं अब इसको 7 ही मार्क दूंगा। ओके, 7 के बाद क्योंकि अगले वाले एप्पल को आप 5 दोगे, उसके अगले वाले 3 दोगे, और ऐसे अगर आपको खाने ही दिया, मतलब खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो शायद 10 एप्पल के बाद आपका हो जाएगा नहीं यार अब एक भी एप्पल में पूरे लाइफ में खाने वाला नहीं। सो दैट इज कॉल्ड निगेटिव यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल क्या है, हर एक एप्पल के साथ आपके जो एडिशनल पॉइंट बढ़ रहे हैं जो आप एप्पल को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल, एडिशनल। समझ में आ रहा है व्हाट इज मार्जिनल। अब जब उसको कॉस्ट लगता है, मार्जिनल को कुछ कॉस्ट ऐसा लगता है, तो होता है एडिशनल कॉस्ट। मतलब एक बैग लेने के लिए, एक बैट लेने के लिए, एक बॉल लेने के लिए मुझे 10 रुपए लगे, लेकिन दूसरा बॉल खरीदने के लिए उसके बाद 8 रुपए लग गए, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, 8 रुपया। ओके, तीसरा लेने के लिए कितने हो गए, 7 लग गए, तो वो क्या होगा, 7 रुपीस। समझ में आ रहा है। उसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल इनकम, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, तो मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एडिशनल इनकम। तो पहले जब आप, अगर आप शॉपकीपर हो और आप राइस बेच रहे हो, तो क्या होगा, पहले आप चावल बेचते बेचते आपको हर एक किलोग्राम में आपने 20 रुपए लगवाए, तो एक किलोग्राम चावल 20 रुपए में मिला, लेकिन ये आपने किसी से खरीदा होगा, तो 20 रुपए में से आप उसको 18 रुपए दे दोगे, आपके पास 2 रुपए बचेंगे। फिर आपने क्या किया, 21 रुपए को बेचा दूसरे टाइम, मतलब आपको 3 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आप जो फार्मर हो गए उसको तो 18 रुपए दे दोगे, 18 रुपीज, तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 रुपीज एक्स्ट्रा बचेंगे। पहले कितने बचे थे, 2 एक्स्ट्रा, अब कितने बचे, 3 एक्स्ट्रा, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 3। नेक्स्ट वाली चीज पे जो एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल इनकम बोलते हैं, दैट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पता चला। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दोज टू कंसेप्ट्स, व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, समझ में आ रहा है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी और एमआरबी बोलते हैं।
नो, ओके। लेट्स सी कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके। प्रोडक्शन में कैसे होता है कि आपको पूरे के पूरे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, राइट। आप शायद साडी का प्रोडक्शन कर रहे हो, साडी नेसतात त्याचं प्रोडक्शन करताय तुम्ही, ओके। सो इलेक्ट्रिसिटी, मशीनचा खर्च, सगळं सगळं कन्सिडर करून तुमच्याकडे आपके पास जब आप साड़ी बेचते हो तो वो साड़ी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब बनाने की कॉस्ट कितनी होती है, 100 रुपीज, ओके। आपने उसको 150 रुपीज को बेचा, कॉस्ट कितनी थी 100, बेचा कितने को 150 रुपीज को। तो वही इलेक्ट्रिसिटी, वही मशीन को यूज करके आपने दूसरी साड़ी बनाई तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि आप वही फैक्टर यूज कर रहे हो, राइट। कैपिटल गुड्स का कॉस्ट कम हो जाएगा और वो बन जाएगी 90 रुपीज में। तो पहले कितनी कॉस्ट थी 100 रुपीज, अब कितनी कॉस्ट है 90 रुपीज। मतलब कितनी कॉस्ट कम हो गई, 10 से कॉस्ट कम हो गई। अगर बढ़ती है तो 110 हो जाती है तो 10 से कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो दैट इज एडिशनल कॉस्ट। पिछले से जो भी अलग है, पिछले और इस वाले में जो डिफरेंस है कॉस्ट में, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू मतलब इनकम। तो पिछली साड़ी बेचकर हमें जो पैसे मिले और ये साड़ी बेचकर हमें जो पैसे मिले, वो दोनों में जो एडिशनल डिफरेंस है इनकम का, उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। तो इसके साथ देर आर टू मेजर कंसेप्ट इन द एनालिसिस, जो हम एनालिसिस करने वाले, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट और रेवेन्यू क्या है कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट डिनोट्स चेंज इन द टोटल कॉस्ट। तो आपका जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन के दौरान बन रहा है, बिजनेस के दौरान बन रहा है, उसमें जो डिफरेंस आता जा रहा है वो डिफरेंस को बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इट इज सिमिलर टू मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब इंक्रीमेंट मतलब चेंज इन द टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम डिसीजंस ऑफ अ फर्म। मतलब जो फर्म्स के डिसीजन बदलते रहते हैं उसके हिसाब से आपके इनकम में जो फर्क आता रहता है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। वो डिफरेंस को, वो फर्क को बोलेंगे हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ओके। लेट्स सी व्हाट्स अहेड। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, इट विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली, ओके। तो एक एग्जाम्पल में कैसा है देखो। Suppose a new order is estimated to bring in an additional revenue of 10,000। एक नई ऑर्डर मिल रही है आपको अगर आप बिजनेसमैन हो, और ये न्यू ऑर्डर से आपको एडिशनल कितने पैसे मिलने वाले हैं, 10,000 रुपए, ओके। लेकिन ये 10,000 रुपए मिलने के लिए आपको जो बनाना पड़ेगा, आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा, उसका खर्चा, उसके कॉस्ट कैसे है, द कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एज अंडर। लेबर का कॉस्ट होगा 3,000, मटेरियल का कॉस्ट होगा 4,000, ओवरहेड चार्जेस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे रहते हैं पोस्टेज, स्टेशनरी और एटसेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर 3,600। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब आपके सेलिंग के एक्सपेंसेस, शायद एडवर्टाइजिंग कैंपेन, सेल्स वैन, सेल्समैन, इनके खर्चे, सो दे आर 1,400। तो 3,000 प्लस 4,000 प्लस 3,600 प्लस 1,400 टोटल बन जाते हैं 12,000, राइट। समझ में आ रहा है। तो मतलब आपकी वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन बनाने की कॉस्ट कितनी होगी, 12,000 रुपए, लेकिन आपको मिलने कितने वाले हैं, 10,000 रुपए। मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू मतलब इनकम कम है। तो क्या होगा, आपको तो इजीली पता होगा, अगर कॉस्ट ज्यादा है और इनकम कम है मतलब लॉस होता है, राइट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है जो एग्जांपल हम देख रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाई द ऑर्डर अपीयर्स टू बी अनप्रॉफिटेबल फॉर इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ 2,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अब हमें पता चल रहा है कि 2,000 का हमें लॉस होने वाला है, देन लेट्स नॉट टेक इट ऑर्डर, ओके। लेकिन
क्योंकि हम बिजनेसमैन है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो खर्चे हमें दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, हम उनमें कुछ कटौती कर सकते हैं, हम उनमें कुछ कट कर सकते हैं और हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले, ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सपोज देयर इज आइडल मतलब रिकामी, ओके, एम्प्टी आइडल कैपेसिटी विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर। ऐसी कुछ खाली जगह है जो यूज करके हम अपना एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे, जो भी अवेलेबल लेबर मटेरियल और बाकी के पैसे हैं उसके हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे कम से कम कॉस्ट में। कैसे? इफ ऑर्डर एड्स ओनली ₹1000 टू ओवरहेड चार्जेस, मतलब जो 3600 ओवरहेड चार्जेस होने वाले वो कम करके अगर हम 1000 तक ला पाए, ओके, और ₹2000 बाय वे ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट अगर 2000 से कम करे, क्योंकि सम ऑफ आइडल वर्कर्स आर ऑलरेडी ऑन अ पेरोल विल बी डिप्लॉयड विदाउट एडेड पे, क्योंकि हमारे पास कुछ वर्कर्स है जो काम नहीं कर रहे, जो ऐसे ही हमारे पेरोल पे, उनको ऐसे ही सैलरी मिल रही है, उनको उनके कैपेसिटी का काम नहीं मिल रहा है, तो उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा, मतलब शायद निकालना पड़ेगा, कुछ देर के लिए हटाना पड़ेगा, एंड देर इज नो एक्स्ट्रा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऑर्डर मिला है, तो सेलिंग एडवर्टाइजिंग इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता। देन द एक्चुअल इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल कॉस्ट कितना होगा, या फिर एक्चुअल इंक्रीमेंटल मतलब चेंज्ड कॉस्ट कितना है, लेबर का 2000 होगा जो पहले 3000 है, तो चेंज्ड कॉस्ट कैसी है देखो, लेबर का पहले 3000 था, अब इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट है। यस, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से? ओके, सो लेबर का जो 3000 कॉस्ट था अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट बन गया है 2000, इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट तो वही रहा लेकिन वो हो गया 4000, ओवरहेड चार्जेस जो पहले 3600 हुआ करते थे, अब के इंक्रीमेंटल ओवरहेड चार्जेस है ₹1000, टोटल इंक्रीमेंट कॉस्ट हो गया आपका 7000, अर्निंग कितना होने वाला है, पहले ही लाइन में हमने देखा है 10000, तो इसका मतलब 10000 आपका रेवेन्यू है, आपका खर्चा है, कॉस्ट है 7000, सो 10000 माइनस 7000 दैट इज आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3000। तो मतलब आप जब इंक्रीमेंटल कॉस्ट को देखेंगे तो वो कॉस्ट कम होती दिखाई दे रही है और इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ जो हमें लॉस होने वाला था। ओके, दिस ऑर्डर कैन बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल रीजनिंग, मतलब जो चेंज, रियली पीपल स्टॉप अनोटिंग, तो मुझे वो सब डिसेबल करना पड़ता है एंड दिस इज वेरी time pass. Okay, we don't want that. Yep, thank you. I see I'm having a tea. Do you had your break? Did you have your breakfast? You must have. Okay, so let's go. Same. So the order can be accepted on the basis of incremental reasoning. तो जो हमने ये बताया है कि ये कम करेंगे वो कम करेंगे, इसके रीजनिंग के बेसिस पे जो फर्क का रीजनिंग है उसके हिसाब से हम प्रॉफिट में जा सकते हैं। इंक्रीमेंटल रीजनिंग डज नॉट मीन दैट द फर्म शुड एक्सेप्ट ऑल ऑर्डर्स at prices which cover merely their incremental cost. याचं मतलब किंवा याचं मीनिंग असं नाहीये की फर्मने सगळ्याच्या सगळ्या ऑर्डर ऍक्सेप्ट केल्या पाहिजेत, पण ज्या डीलिंग्स मध्ये त्यांना जास्तीत जास्त प्रॉफिट होतोय कमीत कमी कॉस्ट मध्ये, वी शुड ऍक्सेप्ट दॅट ऑर्डर ऍज अ बिझनेसमॅन. समजतंय तुम्हाला इन्क्रीमेंटल कन्सेप्ट बद्दल? हो. ओके, लेट्स गो अहेड. येस, so let's see variables. Okay, hopefully आपको ये वीडियो अच्छा लगे. I will try variable क्या होता है. Okay, just a minute. हमारे प्यारी लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश करके, उसमें तुम्हें सबटाइटल्स ऑन कर देती हूँ. आपको क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cool. So
लेट मी स्टॉप माय वीडियो सो दैट आप देख पाओगे अच्छे से. What are variables? In math, a variable. So what are variables? In math, a variable is just a symbol. When you pick a symbol, you can pick pretty much anything you want to. You can pick a letter, you can draw a picture of a dog, you can draw a sailboat if you really want to. But सो ती ताई जी आहे ती म्हणतीये की व्हेरिएबल म्हणजे काय. व्हॉट इज व्हेरिएबल. वेरिएबल इज जस्ट अ सिंबल. सिंबल मतलब एक लेटर हो सकता है, एक साइन हो सकता है, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि वेरिएबल इज जस्ट अ सिंबल. it would kind of take a long time. So we usually pick letters to be symbols. Okay, so variables are symbols. Well, what are symbols? Symbols just represent something. In this case, symbols or variables are usually meant to represent numbers. These numbers can be anything. They could be 1, they could be 20, they could be pi if you really. So variables are the ones which represent which are represented by symbols, and symbols represent number. Numbers बताते हैं हमें ये variables. Okay. Wanted to. So variables are just symbols that represent numbers, and we usually pick letters to be symbols. So pick a letter. A. Good choice. A is a variable. So is X. So is T. Any letter that you choose can be a variable. So let's take an example. If we look at the expression A plus 2X plus 10, let's pick out the variables. Well, we're looking for symbols that represent numbers. I don't see any dogs or sailboats, so we should probably just pick out the letters. There's an A here and an X. सो नंबर किंवा जे तुम्हाला डायरेक्टली व्हॅल्यू सांगतात त्या गोष्टी वगळता बाकी सगळे जी लेटर सिम्बल्स जे असतात त्याला तुम्ही व्हेरिएबल म्हणता. सो व्हेरिएबल म्हणजे विच वॅरीज, जे चेंज होतं. वॅरी म्हणजे चेंज होणं, मतलब चेंज होना. सो जो चेंज हो सकता है वैल्यू में कभी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन के साथ, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल. तो ए एक्स इनको कुछ मतलब अंदरूनी वैल्यू नहीं, इनबॉर्न वैल्यू नहीं है. Okay, so that is called variable. In this expression, A and X are our two variables. All you need to do to find a variable, pick a symbol that represents a number, and you have a variable. Okay, so hopefully, क्योंकि मतलब मुझे पता है हमारा थोड़ा सा वो इंग्लिश वाला फ्रेंडलीनेस, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि क्या होता है. Okay. Just let me check chat box because we have so many messages on the chat box. Okay, वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है. Yeah, it might take problem. मैं बताने वाली हूँ वीडियो में क्या बोला है. आपके पीपीटी मैं जब आपको पीपीटी या पीडीएफ भेजूंगी तो आपके पास ऑलरेडी वो लिंक होगा, आप जरूर जाके देख लीजिएगा. ओके, सो दैट अगर यहाँ पर आपको सुनाई ना दे तो तब उस टाइम तो आपको एटलीस्ट सुनाई देगा ही देगा. ओके, just let me switch on my headphones. Okay, cool. So what is variable? Variable represents a concept or an item whose magnitude can be represented by number, जिसकी वैल्यू एक नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन ये लेटर एक्सप्लेन करता है. That is measured quantitatively. Variable is measured quantitatively. It represents something as a number. Variables are called variables because they vary. That is, they can have variety of values. उनको बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट तरीके के वैल्यूज हो सकते हैं और इसीलिए उनको वेरिएबल बोला जाता है. जो वेरिएबल नहीं है उनको बोला जाता है कांस्टेंट, दैट इज नंबर, जिनका वैल्यू चेंज नहीं होता. Thus, variable can be considered as a quantity, which means a variety of values in a particular problem. तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा टाइप के जो वैल्यूज है वो बताए जाते हैं यूजिंग द वेरिएबल. सो वेरिएबल अज्यूम्स वैरायटी ऑफ वैल्यू. मेनी आइटम्स इन द इकोनॉमिक्स can take on the different values. Mathematics usually uses letters from the end of alphabets to represent variables. तो mathematics में क्या होता है, x, y, z और z
हम यूज करते हैं एज अ वेरिएबल्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट इनोवेटिव पीपल है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव। तो डिमांड बोलेंगे तो डी लिखेंगे, प्राइस बोलेंगे पी लिखेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे क्यू लिखेंगे, टाइम बोलेंगे टी लिखेंगे। अगर टाइम के बारे में कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बोलना है तो कैपिटल टी, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बोलना है स्मॉल टी, बहुत ज्यादा। So it's like very creativity we use. Okay, so economics often uses the first letter of the item which varies to represent variable. मतलब we use P for variable price and we use Q for variable quantity. अगर लेबर के बारे में बात करनी है तो L, लेकिन कैपिटल के बारे में बात करनी है तो K. ओके, सो वी इकोनॉमिस्ट, क्योंकि आप भी अब पढ़ रहे हो तो आप भी इकोनॉमिस्ट ही होने वाले हो, तो दे यूज सच डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और जैसे ये रिलेशन हम बताते हैं वेरिएबल्स के बारे में तो बन जाता है फंक्शन। ओके, जब आप दो वेरिएबल्स के बारे में, दो अलग अलग क्वांटिटी जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में रिलेशन बताते हो, प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, तो आपका फंक्शन बन जाता है। बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है। ओके, इट्स वेरी इजी। A function describes a relation between two or more than two variables. फंक्शन मतलब एक ऐसा इक्वालिटी बताया जाता है जो एक से ज्यादा, मतलब दो वेरिएबल के बीच में या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी लेकिन सप्लाई बढ़ेगा। सो प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस। तो प्राइस का रिलेशन डिमांड और सप्लाई के साथ दिखाया गया है। ओके, अ फंक्शन एक्सप्रेसेस डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन वन और मोर वेरिएबल। मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल्स पे जो डिपेंडेंस दिखता है वो फंक्शन में दिखाई जाता है। सो आपको एक फंक्शन का एग्जांपल दिया गया है। ओके, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1, वेयर इज f स्टैंड्स फॉर फंक्शन। तो ये हम कैसे बोलते हैं, y is function of x. This expression 1 is read as y is function of x. This implies that every value of variable y is determined by unique value of variable x. मतलब जैसे x चेंज होता जाएगा वैसे, म्यूट योरसेल्फ प्लीज, जैसे x चेंज होता जाएगा वैसे आपका y भी चेंज होता जाएगा। तो y डिपेंड्स ऑन x। समझ में आ रहा है? y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करता है x पे, इसलिए x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y मतलब इक्वल टू के साइन के लेफ्ट वाली जगह है। ओके, तो इक्वल टू के लेफ्ट वाली जगह पे क्या दिख रहा है हमें, डिपेंडेंट वेरिएबल y, और उसके सामने इक्वल टू के सामने जो जगह है f ऑफ x में x की, तो x वेरिएबल को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, समझ में आ रहा है? अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, ma'am. ओके, सो y No. इज ओके, कूल, थैंक यू। अगर है तो प्लीज पूछ लेना, मेरे पूछने का भी टाइम मत देखो। ओके, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो मुझे। y is called dependent variable and its value depends on value of x. तर y ची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड करते, x वर. सो x वाढत गेलं की y पण मे बी वाढेल किंवा कमी होईल डिपेंडिंग ऑन x. ओके, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल is interpreted as the cause and dependent variable is pretended or interpreted as effect. म्हणजे x हा तुमच्या एखाद्या गोष्टीचा कॉज असू शकतो आणि त्या कॉजचा इफेक्ट किंवा त्या कॉजमुळे दिसणारा परिणाम हे तुमचं y म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल असू शकतं. येतंय लक्षात? x हा काय असेल तुमचा कॉज किंवा कारण आणि त्या कारणाचा परिणाम असू शकतो y. आता थोडंसं एक्झाम्पल मध्ये बघूया कारण मी खूप बडबड केली. ओके, सो जनरली डिमांड हे खूप इम्पॉर्टंट फंक्शन म्हणून बघितलं जातं किंवा फिमिलियर फंक्शन म्हणून बघितलं जातं इकॉनॉमिक्स मध्ये. आणि आता ते आपण कसं बघणार आहोत, डिमांड दॅट इज डी इज अ फंक्शन ऑफ पी दॅट इज प्राइस.
बरोबर. सो आपण असं म्हणू शकतो की डी हे डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे डिमांड आणि प्राइस हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. सो प्राइस डिटरमाइन करेल की तुमची डिमांड वाढेल की कमी होईल. जर प्राइस वाढली तर त्यांच्यात इनव्हर्स कनेक्शन असल्यामुळे डिमांड कमी होईल. जर प्राइस कमी झाली तर तुमची डिमांड वाढेल. म्हणजे प्राइस हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल असल्यामुळे प्राइस हे झालं कारण आणि त्या कारणामुळे जो परिणाम होतो तो आपल्याला दिसतो डिमांडवर. प्राइसमुळे आयदर वे आपली डिमांड वाढते, प्राइसमुळे आपली डिमांड कमी होते. येतंय तुमच्या लक्षात? त्याच्या नंतरचा पार्ट येतो, आणखीन एक फंक्शन आपण बघतोय 2 व्हेरिएबल सकटचं, ज्याच्यात क्वांटिटी क्यू हे तुमचं डिपेंडिंग व्हेरिएबल आहे आणि के दॅट इज कॅपिटल आणि एल म्हणजे लेबर ही तुमचं इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. क्यू क्वांटिटी झालं तुमचं डिपेंडंट व्हेरिएबल, कॅपिटल आणि लेबर ही 2 व्हेरिएबल झाली तुमची इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ओके. आता ह्या क्यू इज अ फंक्शन ऑफ कॅपिटल अँड लेबर या फंक्शनला म्हणतात प्रोडक्शन फंक्शन. खूप खूप इम्पॉर्टंट फंक्शन किंवा खूप इम्पॉर्टंट रिलेशनशिप इन द इकॉनॉमिक्स. जर समजा तुमचं कॅपिटल वाढलं, लेबर वाढलं तर तुमची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन वाढते. कॅपिटल लेबर कमी झालं तर तुमची क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कमी होते. असं सिंपल आपण आता समजूया. ओके. थोडक्यात तुमचं कॅपिटल आणि लेबर ही कारणं आहेत ज्यांचा परिणाम तुमच्या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शनवर, आउटपुटवर दिसून येतो. येतंय लक्षात? तुम्हाला आता डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कळलं नक्की? भावांनो आणि बहिणींनो, तुम्ही सांगण्याची गरज आहे मला, नाही तर मला कळणार नाहीये की तुम्हाला कळलं की नाही. आता मग मी तुमच्या समोर आणखीन एक लिहितेय. ओके. सो दिस इज एस दॅट इज अ सप्लाय. सप्लाय इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस दॅट इज पी. ओके. मी 2 मिनिटं तुमच्या समोर हे ओपन ठेवतेय. तुम्हाला मला काय सांगायचंय की ह्यातलं डिपेंडंट व्हेरिएबल कोणतं आहे आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल कोणतं आहे. ओके. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. Dependent is supply. मैडम क्यू का है? S is a dependent variable. Correct. S is dependent variable. Q का है? Supply is a Q dependent variable which depends on And- price. हाँ, yes सांगा. P. P काय आहे तुमचं? करेक्ट. Independent. करेक्ट. P Independent इंडिपेंडंट आहे आणि S डिपेंडंट आहे. ओके. जरा 1 सेकंद थांबा. माझी एक छोटीशी मैत्रीण मला भेटायला आली आहे. मी फक्त तिला निरोप घेते तिचा. ओके. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. Okay. ओके. सो वी आर बॅक इन बिझनेस. सो तुम्हाला ही रिलेशन कळलंय राईट, डिपेंडंट इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचं. आणि मला ह्याच्याबद्दल चिंता करायला लागणार नाही की तुम्हाला कळलं नाहीये. राईट. फंक्शन काय असतं ते तुम्हाला कळलंय. हे पूरक मी जे तुम्हाला सांगितलंय एस वालं, पी वालं, डी वालं, दॅट इज कॉल्ड फंक्शन. ओके. लेट्स गो अहेड अँड सी समथिंग मोर. आता त्यात काही टाईपचे फंक्शन आहेत आणि त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला खूप इनडेप्थ विचारणार नाहीये किंवा इनडेप्थ सांगणार नाहीये. हळूहळू तुम्हाला आपोआप कळत जाईल. बट लिनियर फंक्शन काय बघा, जेव्हा स्ट्रेट लाईन मध्ये ग्राफ दिसतो आपल्याला आणि कुठल्याही प्रकारे y इज इक्वल टू mx प्लस बी असं म्हटलंय. राईट. दॅट मीन्स एक्स ला कुठल्याही प्रकारची डिग्री वरती इंडेक्स लागलेला नाही, एक्स स्क्वेअर नाही, एक्स क्यूब नाही. सो जेव्हा असं सिम्पल इक्वेशन असतं, जो ग्राफ स्ट्रेट लाईन मध्ये दिसतो, तुम्हाला दिसतोय राईट, जो आता तुमच्या समोर प्रकटलाय तो. सो दॅट इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन, लाईन मध्ये येणारं इक्वेशन. अगेन हा दुसरा दिसतोय ज्याच्यात तुम्हाला y ऍक्सिस वर प्राइस पर युनिट आहे आणि x ऍक्सिस वर क्वांटिटीज ऑफ ऍपल परचेस्ड आहे. सो हा सिम्पली डाऊनवर्ड जाणारा, म्हणजे जशी प्राइस वाढत जाईल तसं तुमचं ऍपल परचेस करण्याची डिमांड किंवा प्रमाण कमी होत जाईल.
असं सांगणारा निगेटिव्ह स्लोप आहे, पण लिनियर आहे, एका रेषेत काढता येण्याजोगा. ओके, याच्या नंतर येतं क्वाड्रॅटिक फंक्शन. म्हणजे आता बघा y इज इक्वल टू ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c, म्हणजे x ला दुसरा इंडेक्स लागलाय, दुसरं x स्क्वेअर असं झालंय, बरोबर. सो द ग्राफ्स आर कॉल्ड पॅराबोला. ABC हे कॉन्स्टंट आहे, ते तुमचे नंबर असणार आहेत, आणि x आणि y ही तुमची व्हेरिएबल आहे. यातलं y हे डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे आणि x इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे. ओके, आणि त्याला पॅराबोलाज असं म्हटलं जातं. ओके, ग्राफ कसे येतात ते. दिस इज द नेक्स्ट सिम्पलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन आफ्टर द लिनियर फंक्शन. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स मूव्ह अलाउंग पॅराबोलिक पाथ. मी तुम्हाला यातलं काहीही आत्ता शिकवणार नाहीये, कारण हे तुम्हाला खूप कठीण जाणार आहे आणि आपल्याला त्याचा आत्ता या क्षणी काही उपयोग नाहीये. ओके, so if a is positive number, then the parabola opens upward, and if a is a negative number, then the parabola is a downward. So ग्राफ तुम्हाला बेल कर्व सारखा दिसतो, एकतर असा दरवाजासारखा, डोंगरासारखा, लहानपणी आपण डोंगर काढायचो तसा. सो बेल कर्व म्हणतात त्याला. ओके, सो तुम्ही बघू शकता, जर थोडे कॉम्प्लिकेटेड बघायचे असतील तर हे टाईपचे ग्राफ तुम्हाला लक्षात येतात, बेल सारखे ग्राफ दिसतात. सो त्याला म्हणतात क्वाड्रॅटिक फंक्शन, जेव्हा तुम्हाला एक्स किंवा वाय वरती स्क्वेअर दिलेला असतो. ओके, याच्या पुढे येतं क्यूबिक फंक्शन. द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू ax क्यूब bx प्लस cx प्लस d. समजतंय तुम्हाला. सो तुमच्या x वरती कोणता घातांक आला, कोणता इंडेक्स आला, 3, where a, b, c and d are real numbers and a is not a zero number. आणि म्हणून आपला ग्राफ कसा प्लॉट होतो तर तुम्ही बघू शकत असाल, तर हा ग्राफ असा एकदम वेव वाला फॉर्म होणार आहे. हा तुम्हाला दिसतोय राईट स्क्रीनवर, असा टाईपचा. मी आता तुम्हाला याची सिंपल ओळख करून देते. ओके, तुम्हाला हे जे मी लिहिलंय पीपीटी मध्ये, तुमच्या नोट्स मध्ये, तुम्हाला फक्त ते तुमच्या नोटबुक्स मध्ये कॉपी करायचं असणार आहे फंक्शन्सच्या बाबतीत, आणि तुम्हाला त्याची चित्र काढून ठेवायचे. ऑब्व्हियसली थोडीशी चित्र तर काढून ठेवायला लागतील, राईट. सो चित्र काढून ठेवायचे. याच्या नंतर तुम्हाला येतं ते द कन्सेप्ट ऑफ स्लोप. म्हणजे या प्रत्येक ग्राफला आयदर वे खाली येणारा असेल तर निगेटिव्ह, वर जाणारा असेल तर पॉझिटिव्ह, आणि न्यूमरिक स्लोप येतात. चांगला स्लोप, वाईट स्लोप, खाली जाणारा, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह वाला. So the concept of slope is very useful in economics because it measures the relationship between two variables. Positive slope means two variables are positively related. X वाढेल तेव्हा Y पण वाढेल, प्राइस वाढेल तेव्हा सप्लाय वाढेल, याला म्हणतात पॉझिटिव्ह स्लोप. पण प्राइस वाढेल तेव्हा डिमांड कमी होईल, याला म्हणतात निगेटिव्ह स्लोप. निगेटिव्ह स्लोप तुम्हाला लेफ्ट कडून राईट कडे, वरून खाली येतो. पॉझिटिव्ह स्लोप लेफ्ट कडून राईट कडे वर जातो. ओके, सो ग्राफिकली आपल्याला कसं प्लॉट करता येतं ते दाखवू शकतो आपण. निगेटिव्ह स्लोप म्हणजे मी ऑलरेडी काय ते तुम्हाला सांगितलं, जेव्हा दोन व्हेरिएबल्स एक्स वाढल्यावर वाय कमी होतो किंवा एक्स कमी झाल्यावर वाय वाढतो, राईट. सो द स्लोप ऑफ झिरो काय ते बघूया. अ स्लोप ऑफ झिरो मीन्स देयर इज अ कॉन्स्टंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स अँड वाय. मतलब ये सेम सिमिलर चलती है, कोई चेंज नहीं है उनमें. सो दैट इज कॉल्ड एक्स एंड वाई. एक्स चेंज होगा तो वाई में कुछ चेंज नहीं होने वाला. एक्स कितना भी चेंज होता रहे, वाई विल नॉट चेंज, देन इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ जीरो. द लाइन इज फ्लैट, एकदम से स्ट्रेट लाइन रहती है, फ्लैट वर्टिकल लाइन, एंड द राइज ओवर रन इज जीरो. इसके साथ आता है फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन हमने ये टाइप्स ऑफ स्लोप डिस्कवर किए. कौन से है देखो. पॉजिटिव स्लोप व्हेन लाइंस गो अप हिल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट ऊपर चली जाती है लाइन तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप. उसके बाद अगर लाइन निगेटिव है, दैट इज डाउन हिल जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में नीचे चली आएगी तो हम उसको बोलेंगे निगेटिव स्लोप. देन उसके बाद जीरो स्लोप, मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल है, प्लेन है, तो दैट इज अ जीरो स्लोप. एंड उसके बाद अनडिफाइंड स्लोप, मतलब लाइन वर्टिकल है, पूरा का पूरा स्ट्रेट, तो आप उसका स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते, सो दैट इज अनडिफाइंड स्लोप.
मुझे पता है मैंने थोड़े से जल्दी में आपको ये स्लोप्स के बारे में या फिर ये सब बताया है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा ध्यान देने की अभी के लिए जरूरत नहीं, आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद आता है जो आपको काम करना है। मैंने ये लिंक आपको दी है, आपको वो लिंक पे जाना है। ये एक ब्लॉग है और उस ब्लॉग पे ये सब डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। ओके, टोटल प्रोडक्ट से लेकर मार्जिनल एनालिसिस तक आपको ये सब एक्सप्लेनेशन देखने हैं, आपके बुक्स में लिखने हैं और नेक्स्ट क्लास में आकर मुझे पढ़ाने हैं एक एक कंसेप्ट। आर यू अप फॉर दैट? पढ़ाओगे मुझे? आपको समझ में आएगा? Yes. ओके, सो ये आपको काम करना है। मैं आपको भेजने वाली हूँ। ओके, लिंक भी भेजने वाली हूँ, पीपीटी भी भेजने वाली हूँ और उसके साथ आपको पीडीएफ मतलब नोट्स का भी पीडीएफ भेजने वाली हूँ। और आपका क्लासरूम का निकालने के बाद, आप क्लासरूम होने के बाद मैं आपको उसका कोड भेजूंगी और वो कोड भेजने के बाद आपको मुझे वहां पर असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ओके,